जमीयत उलमा सुलेमानी चौक के प्लेटफॉर्म से मुल्की हालात के पेश नज़र चंद अहम और ज़रूरी बातें बाशिंदगान मालेगांव व धुलिया और तमाम वोटर्स हजरात को हम ये बावर कराना चाहते हैं कि 1947 के बाद से अभी तक ऐसा कोई इलेक्शन नहीं हुआ जो अपने अंदर इतने सारे ख़तरात और इतने सारे अंदेशे समोए हुए हैं। ये मुल्क हिंदुस्तान में होने वाला पहला इलेक्शन है जिस इलेक्शन की गहमा गहमी पूरे मुल्क के हर बाशिंदे को है। धुलिया और मालेगांव हलके के तमाम वोटर्स हजरात यकीनन बेदार हैं, इसलिए कि 10 सालों में मुल्क जिस तेज़ी से एक लॉबी का मरहून मिन्नत बनकर शिकार हो चुका है और अक़लियती जितनी भी जमातें हैं, जितनी भी तंजीमें हैं, जितने भी लोग हैं, वो मुसलसल हरासा और परेशान किए जा रहे हैं। और आप लोगों ने एक नारा सुना होगा कि अब की बार 400 के पार। ये नारा कोई मामूली नहीं है, ये नारा कोई मामूली नहीं है। इसके पीछे बहुत सारी प्लानिंग है, स्कीम है, साजिश है और कोशिश है। मिसाल के तौर पे अगर बरसरे इक़्तिदार पार्टी को 407 सीटें मिल जाती हैं तो इस मुल्क की अक़लियतों को सबसे पहले यहाँ की शहरियत से हाथ धोना पड़ेगा। नंबर 2, वो अपनी शरीयत पर कमा हक़्क़हू अमल दरआमद कर नहीं सकते, अमल पैरा हो नहीं सकते। शादी बियाह है, मौत मैयत है, तलाक़ सलासा है, खुला है, इद्दत है, मीरास का मामला है, वक्फ बोर्ड की बातें हैं। इसी तरीके से और भी ऐसी वो चीज़ें जो अभी अक़लियतों को हासिल है। 407 नशिस्तें अगर बरसरे इक़्तिदार हुकूमत को मिल जाती है तो अक़लियतों को इन तमाम चीज़ों से हाथ धोना पड़ेगा। इसके हिसाब से पूरे मुल्क के अंदर जितनी भी सेकुलर तंजीमें हैं, सेकुलर पार्टीज़ हैं, सेकुलर लीडरान हैं, इन तमाम की यही कोशिश है और यही फ़िक्र है कि ये शरपसंद अनासिर, ये फ़िरका परस्त तंजीमें, ये अमन दुश्मन ताकतें और ये लड़ाओ और हुकूमत करो की पॉलिसी लेकर बरसरे इक़्तिदार हुकूमत यकीनन अक़लियतों से वो सारे हुकूक छीन लेंगी जो अभी इनको हासिल हैं। इसलिए शहर मालेगांव और धुलिया, इसी तरीके से इनके गिरामीन के तमाम वोटर्स हजरात से जमीयत उलमा सुलेमानी चौक के ये तमाम ओहदेदारान ज़िम्मेदारान दर्दमंदाना अपील गुजारिश करते हैं कि आप अपने वोटर ID कार्ड को, आप अपनी वोटर यादी को, आप अपने तमाम उन हुकूक को यकजा कर लें 20 मई के आने से पहले पहले। याद रखिए, ये वोट एक ताकत भी है, एक अमानत भी है। ना हमें अमानत में ख़यानत करना है, ना अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करना है, ना अपने वोट को तकसीम होने देना है और ना ही अपने वोट को ज़ाय होने देना है। सेकुलर जो ताकत हैं, सेकुलर जो लीडरान हैं, सेकुलर जो ओहदेदारान उम्मीदवारान हैं, हमें इनको पूरी ताकत से वोट देकर जिताने की कोशिश करना है। इसलिए कि ये सेकुलर लीडरान, ये सेकुलर उम्मीदवार अगर आते हैं तो शरपसंद अनासिर, फ़िरका परस्त तंजीमों को मुंह की खानी पड़ेगी और वो जितनी भी अक़लियतों के ख़िलाफ़ मुनज़्ज़म साजिशें प्लानिंग कर चुके हैं, यकीनन वो धूल और मुंह के बल गिरेंगे। इसलिए जमीयत सुलेमानी चौक आपसे यही अपील गुजारिश करती है कि अपने वोट का ज़रूर भी ज़रूर इस्तेमाल करें, अपना वोट 100% अदा हो,
ایسی مہم چلائیں، ایسی بیداری پیدا کریں، اور وقت کے آنے سے پہلے پہلے جتنے بھی انجمن، کلبے، ادارے، مدارس، مساجد اور مختلف طبقے کے لوگ جو جاب کرتے ہیں، کام کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، خدمت کرتے ہیں، یہ سب کے سب 20 مئی کو اپنے آپ کو ووٹ دینے کے لیے فارغ رکھیں۔ یقین مانیے اس مرتبہ کا آپ کا ووٹ بہت ساری اہمیتوں اور بہت ساری خصوصیات کا حامل ہے۔ امید ہے کہ شہر مالیگاؤں کے، دھلیا کے، اسی طریقے سے گرامین کے تمام ووٹرز حضرات جمعیت علماء سلیمانی چوک کی اس دردمندانہ اپیل کو بغور سماعت کریں گے، اور ساتھ ہی ساتھ پوری اتحاد و اتفاق کے ساتھ، پوری یکسوئی یکجٹ ہو کر سیکولر امیدوار کو اپنی قیمتی ووٹ دے کر اسے کامیاب بنانے کی کوشش کریں گے۔ اللہ حافظ۔ کہ اس وقت مسلمانوں کو بیدار ہونا ہے، اور بیدار رہ کر کے اپنی جو طاقت ہے، اوڈ کی طاقت، اس کو استعمال کرنا ہے، اور صحیح طریقے سے استعمال کرنا ہے، اور 100% استعمال کرنا ہے۔ اس وقت جاگنے کا وقت ہے، غفلت کا وقت نہیں ہے۔ ہمارے اکابرین یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم نے اس ملک کو صحیح رخ دینا ہے تو اس کے لیے اوڈ کی طاقت کا صحیح استعمال کرنا ہے۔ اوڈ کی طاقت ہمارے اس ملک کے رخ کو بدلے گی۔ اوڈ کی طاقت ہماری مساجد کو بچائے گی۔ اوڈ کی طاقت ہمارے مدارس کو بچائے گی۔ اوڈ کی طاقت ہماری خانقاہوں کو بچائے گی۔ اوڈ کی طاقت ہمارے پرسن اللہ کو بچائے گی۔ آج مسلم پرسن اللہ کے اندر بھی زبردست مداخلت کی جا رہی ہے۔ اس کے لیے وقتاً فوقتاً جمعیت علماء ہند کی جانب سے یہ پیغام اہلیان کو دیا جاتا ہے، بلکہ ملک کے باشندوں کو دیا جاتا ہے کہ ووٹ کے اندر اپنے نام کو بڑھایا جائے۔ اس کے لیے جمعیت علماء مہاراشٹر کی جانب سے بھی جب ہمیں حکم ملتا ہے تو شہر مالیگاؤں جمعیت علماء کی جانب سے پورے شہر کے اندر ووٹ بڑھانے کے لیے، ووٹ میں نام داخل کرنے کے لیے باقاعدہ نکڑ کا جوڑ کیا جاتا ہے، لوگوں کو بیدار کیا جاتا ہے، اس کے لیے جلسہ کیا جاتا ہے، اپیلیں کی جاتی ہیں کہ جن کی عمر 18 سال کی ہو گئی ہو وہ اپنے ناموں کا اندراج کرائے، اپنی ووٹ کو بڑھائے۔ اس طریقے سے جو ہے تو پورے شہر کے اندر ہی نہیں، پورے مہاراشٹر میں ہی نہیں، پورے ملک کے اندر اس کی جو ہے تو ہوا چلائی جاتی ہے اور اس پیغام کو عام کیا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے ہمارے اکابرین اس بات کو لے کر فکر مند ہے کہ جس طریقے سے ہم نے 18 سال کی عمر والوں کو یہ پیغام دے کر کے ان کے ناموں کا اندراج کرایا ہے، اب اسی طریقے سے ووٹ فیصد بڑھانے کے لیے ہم ان لوگوں کو یہ پیغام دیں کہ آپ اس موقع کے اوپر اپنی ووٹ کو ضائع نہ کریں، اپنی ووٹ کا صحیح استعمال کریں، اور اپنی ووٹ کو ایسے لوگوں کو دے جو ہمارے پرسن اللہ کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہیں کرتی۔ اس ملک کے اندر دو ذہنیت کے لوگ ہیں، ایک فرقہ پرست ہے، ایک سیکولر ذہنیت کے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ سیکولر ذہنیت والے بھی بہت اچھے ہیں، لیکن کہتے ہیں نا کہ جب دو مصیبت ہو تو بڑی مصیبت کو چھوڑ کر کے چھوٹی مصیبت کو گلے لگا لینا چاہیے۔ فرقہ پرست ذہنیت کے لوگ ہماری شریعت سے چھیڑ چھاڑ کر رہے ہیں، لیکن سیکولر ذہنیت کے لوگ جو ہوتے ہیں وہ ہماری شریعت سے چھیڑ چھاڑ نہیں کرتے، وہ ہماری شریعت پر سوالیہ نشان نہیں لگاتے۔ آج جو فرقہ پرست طاقتیں بی جے پی کی ہے وہ اس ملک کے اندر مسلمانوں کی شہریت پر سوالیہ نشان لگا رہے ہیں، اور آنے والے دنوں کے اندر وہ اس بات کی کوشش کر رہے ہیں کہ اس ملک کو ہندو راشٹر بنا دیا جائے۔ اس لیے ہمارے اکابرین اس بات کی کوشش کر رہے ہیں کہ بی جے پی کا جہاں امیدوار ہو، فرقہ پرست کا جہاں امیدوار ہو، اس کے مقابلے میں جو سیکولر امیدوار ہو ہم اس کو آگے بڑھا کر کے اس کا مقابلہ کرائیں اور فرقہ پرست طاقتوں کو کمزور کرے، ان کو شکست دے۔ مالیگاؤں دھلیا حلقے کے اندر جو ممبر آف پارلیمنٹ ہیں بھامرے صاحب، گزشتہ 10 سال سے اس حلقے میں وہ امیدواری کر رہے ہیں، اور اسی طریقے سے اس حلقے سے وہ ممبر آف پارلیمنٹ ہیں۔ ہمارے لیے وہ انتہائی ناکارہ ہے، اور ہمیں سبق دلانا ہے اس شخص کو، اس معنی میں بھی کہ لاک ڈاؤن کے اندر ہم جو تکلیف سے گزر رہے تھے ان تکلیفوں میں اضافہ کرنے والا شخص ممبر آف پارلیمنٹ ڈاکٹر بھامرے بھی تھا۔ جس وقت لاک ڈاؤن تھا ہمارے شہر کے لوگ بیمار تھے، مریض تھے، ان کو دواخانہ بھیجنا تھا،
धुलिया रवाना करना था। यही मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भामरे था जिसने शहरियान के साथ सौतेला सलूक किया और हमारे शहर वालों को धुलिया ना जाने दिया और उनका इलाज नहीं करवाया। ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हमारा रहनुमा, हमारा उम्मीदवार हमारे साथ ये बर्ताव किया है, इसलिए इस मौके के ऊपर वो फिर हमारे सामने आया है। हम अपनी वोट की ताकत का इस्तेमाल करके जो सेकुलर उम्मीदवार हैं, हम उस सेकुलर उम्मीदवार को जो उसके मद्दे मुकाबिले, जो उसके मुकाबले की ताकत रखता है, हम ऐसे उम्मीदवार को वोट दे करके और वोट की फीसद बढ़ा करके हम उसको शिकस्त दे, हम उसको जो है तो कमज़ोर करें, ताकि हमारा इस हलके के अंदर भी सेकुलर उम्मीदवार की जीत को यकीनी बनाई जा सके। 2024 का पार्लिमानी चुनाव दरअसल इस मुल्क को बचाने का चुनाव है, इस मुल्क के आइन को बचाने का चुनाव है, जमहूरियत को बचाने का चुनाव है, फासिस्ट ताकतों से इस मुल्क को और इस मुल्क के रहने वालों को बचाने का चुनाव है। इसमें ज़िम्मेदारी हर हिंदुस्तानी की है। बहैसियत कौम, हम जब से ये देश आज़ाद हुआ है, जब से आज तक हम मिलजुल के रहते आए हैं, उन ताकतों के ख़िलाफ़ इस चुनाव को अहम माना जा रहा है। जो ताकतें आपस में लोगों को लड़वा रही हैं, नफ़रत का बाज़ार गर्म कर रही हैं और उसके साथ साथ कहीं ना कहीं मुसलमानों को आइन के ज़रिए से पार्लियामेंट में कवानीन बना कर मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है। जो शहरियत तरमीमी एक्ट है, उसके अंदर ही आप देख लीजिए कि अगर अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, बर्मा, बांग्लादेश, यहाँ से कोई किसी भी मज़हब के मानने वाले अगर आएंगे तो इस मुल्क में उन्हें शहरियत दे दी जाएगी, मुसलमानों को छोड़कर। अगर उनको साथ अफ़गानिस्तान में कोई नाइंसाफ़ी हो रही है, उनके ऊपर जुल्म हो रहा है, पाकिस्तान में जुल्म हो रहा है, बर्मा में जुल्म हो रहा है, ढाका में जुल्म हो रहा है, मालदीव में जुल्म हो रहा है, तो अगर वहाँ के रहने वाले किसी भी मज़हब के मानने वाले हिंदुस्तान आएंगे तो उनको शहरियत दी जाएगी, मुसलमानों को छोड़कर। जबकि बहुत ज़्यादा जुल्म सितम बर्मा में मुसलमानों के ऊपर हो रहा है, राखीने में, रंगून में इतने बड़े पैमाने पर उनकी कहना नस्ल कुशी की गई। मुसलमानों को छोड़कर ये कानून बनाने का मकसद क्या है? ये इम्तियाजी सलूक है मुसलमानों से, मुसलमानों के साथ। मुसलमानों को 2 नंबर का शहरी बनाने की कोशिश है, कौमी धारे से उनको ढकेल कर हाशिए पर डालने की कोशिश है मुसलमानों को। और कहीं ना कहीं आरएसएस और फ़िरका परस्त ताकतें ये चाहती हैं कि वो इस मुल्क को एक ऐसे रूप में दुनिया के सामने पेश करें जो उनके बहुत कहना चाहिए कि अज़ाइम है, फाशिज़म और जमहूरियत के ख़िलाफ़, सेकुलरिज़म के ख़िलाफ़ उनके कुछ अज़ाइम हैं जो इस मुल्क को उस रास्ते पर डालना चाह रहे हैं। और बहुत कुछ उन्होंने इसका आगाज़ पिछले 10 वर्षों में कर दिया है। तमाम आइनी इदारों को कमज़ोर किया है, अदलिया को कमज़ोर करने की साजिशें की हैं, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस तक के ख़िलाफ़ उन्होंने साजिशें की हैं। अदलिया को परेशान करने की इस हद तक कोशिश की गई कि 4 और 6 सुप्रीम कोर्ट के जज आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पर मजबूर हो गए। इलेक्शन कमीशन जैसे खुद मुख्तार इदारे को उन्होंने कमज़ोर करके उसके ख़िलाफ़ साजिश की और उसको हर हाल में बेअसर करने की कोशिशें हो रही हैं, जिसका नतीजा ये हुआ है अभी कि मोदी जी ने बराह रास्त मुसलमानों को निशाना बनाया। अपनी तकरीर में हिंदू मुस्लिम कार्ड खेला, मुसलमानों को घुसपैठिया करार दिया और मुसलमानों के ताल्लुक़ से उन्होंने इंतहाई नफ़रत अंगेज़ बातें की और मुसलमानों के ख़िलाफ़ इस मुल्क में नफ़रत पैदा करने की और नफ़रत भड़काने की कोशिश की। उसके बावजूद 2000 से ज़्यादा एप्लीकेशन होने के बावजूद, कंप्लेन होने के बावजूद उन्होंने बराह रास्त मोदी को कोई, नरेंद्र मोदी को कोई नोटिस जारी नहीं किया। और उसका हल ये निकाला, ये बैलेंसिंग कर रहा है इलेक्शन कमीशन, उसका हल ये निकाला कि उन्होंने नोटिस जारी किया बीजेपी को बहैसियत पार्टी, और उसके साथ साथ बैलेंसिंग किया, कांग्रेस को भी राहुल गांधी के बारे में नोटिस दिया और बीजेपी को मोदी के बारे में नोटिस दिया। जबकि राहुल गांधी ने ऐसी कोई बात नहीं की थी। जिस कहना चाहिए कानून का उल्लंघन मोदी जी ने किया था, उनके ऊपर कोई भी कार्रवाई इलेक्शन कमीशन करने से मजबूर नज़र आ रहा है। क्यों नज़र आ रहा है? इसलिए कि उस आईनी
कहना चाहिए कि उस आईनी ओहदे को, उस आईनी कहना चाहिए कि चीज़ को, इलेक्शन कमीशन को, आईनी इदारे को कमज़ोर कर दिया गया। वरना टी.एन. शेषन जिस वक्त थे इलेक्शन कमिश्नर, पूरे हिंदुस्तान के बड़े बड़े लीडर उनसे कांपा करते थे, और वो जब कलम करते थे और कार्रवाई करते थे तो किसी वजीर को, किसी मिनिस्टर को नहीं देखा करते थे। ये इदारा कभी इतना मजबूत भी हुआ करता था हमारा ये आईनी इदारा, और इतना खुद मुख्तार भी हुआ करता था, जो आज कमज़ोर हो चुका है। इसी तरीके से अदलिया को भी मुसलसल किसी न किसी तरीके से अंदरूनी तौर से वो कमज़ोर करने की कोशिशें करते आए हैं। कई मरतबा हुआ कि सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने जिस कहना चाहिए जस्टिस को किसी हाई कोर्ट में लगाने के लिए और उसकी सिफारिश की, उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। कितनी मरतबा वज़ीर कानून और चीफ जस्टिस के बारे में बाकायदा मुनाजरा हुआ और बाकायदा उनके बयानात का तबादला हुआ। किरण रिजिजू जो वज़ीर कानून थे, वो उन्होंने कितनी मरतबा सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और जजों के खिलाफ बयान दिया है आवाम के अंदर, जो कि गैर कानूनी है। और कितनी मरतबा सुप्रीम कोर्ट ने कहना चाहिए कि कितने सख्त पैगाम जारी किए, उसके बाद भी वजारत कानून ने अदलिया को हर हाल में बार बार इस 10 सालों में कमज़ोर करने की कोशिश की है और अदलिया को अपनी मुट्ठी में बंद करने की कोशिश की है। ये अच्छी अलामत नहीं है एक जमहूरी मुल्क के लिए। इसलिए कि अदलिया अलग होती है, मुकन्नना अलग होती है, और ये तमाम जो जमहूरियत के चारों सुतून हैं, इनके अंदर जब फासला रहेगा तो मुल्क सही चलेगा। अगर ये चारों चीज़ें एक हो जाएगी तो मुल्क बर्बाद हो जाएगा। मुकन्नना और अदलिया को एक करने की नापाक कोशिश आरएसएस की तरफ से और फ़िरका परस्तों की तरफ से मुसलसल की जा रही है, जिसको रोकना वक्त का तकाजा है। पूरी दुनिया के ममालिक हिंदुस्तान की जमहूरियत के ताल्लुक से तशवीश में मुब्तला हैं। आप देख लीजिए, इसके साथ साथ आरबीआई एक खुद मुख्तार इदारा है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। उसका 1,28,00,000 रुपये का फंड जो था, जो रिजर्व फंड था, किसी नागहानी मुसीबत, जंगी हालात और किसी मुल्क के ऊपर आने वाली कोई बहुत बड़ी तबाही की सूरत हाल के लिए 1,88,00,000 रुपये का 1,28,000 करोड़ रुपये का जो बजट था, उसका रिजर्व बजट था, उसको तोड़ दिया इस हुकूमत ने। और बाकायदा वहाँ के गवर्नर के साथ उनका तनाज़ा हुआ और उसके बाद उस गवर्नर को हटा दिया उन्होंने, उस गवर्नर हिंदुस्तान छोड़ दिया। और उसके बाद IMF में वो गवर्नर आज काम कर रहे हैं, और उन्होंने रिजर्व बैंक का इतना महफूज फंड तोड़ दिया और उस पैसे को उन्होंने इस्तेमाल कर लिया। जबकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया खुद मुख्तार इदारा है, हुकूमत उसके अंदर मुदाखलत नहीं कर सकती। तो जो आईनी इदारे, जो माली इदारे, जो खुद मुख्तार इदारे हैं, जो जमहूरियत और हिंदुस्तान को बचाने के लिए ज़रूरी है, उन सब के ऊपर वार मुसलसल किया जा रहा है और सबको मुट्ठी में लेने की कोशिश की जा रही है। इसीलिए आज ये पैगाम दिया जा रहा है कि ये जो हुकूमत है, ये अगर आइंदा 5 साल में और आ गई, हालात और बद से बदतर होंगे। ख़ास तौर से इन तमाम चीज़ों के साथ साथ हर किसी को तकलीफ़ होगी। मुसलमान को तकलीफ़ देने की कोशिश की जा रही है, मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। 370 हटा दिया गया, तलाक सलासा का मामला हुआ, आगे उनको यकसा सिविल कोड के उनके अज़ाए में वो मुसलसल हमारे खिलाफ बयानबाजियाँ कर रही हैं मुसलमानों के खिलाफ। तो सबसे पहला अगर कोई फ़र्ज़ है तो मुसलमानों का फ़र्ज़ है कि इकट्ठा हों, मुत्तहिद हों और वोट करें। सबसे बड़ी ताकत जमहूरियत में, उसकी डेफिनेशन और उसकी तारीफ़ ही यही है कि ये अवाम की हुकूमत है, अवाम के ज़रिए, अवाम के लिए ये हुकूमत बनाई जाती है। और यहाँ पे मामला एकदम उल्टा चल रहा है। यहाँ अवाम को किसी तरीके से खातिर में नहीं लाया जा रहा है। अवाम के मफाद की तमाम चीज़ों को एक एक करके ख़त्म किया जा रहा है। महंगाई के बारे में कोई कदर लगाने की कोशिश नहीं की जा रही है। इन्होंने कहा था कि 2 करोड़ नौकरियां हम हर साल देंगे। 10 साल में इन्होंने 2-4 करोड़ नौकरियां नहीं दी हैं, जबकि हर साल इनका वादा था कि 2 करोड़ नौकरियां देंगे। उल्टा इनकी पॉलिसी है कि किसी को नौकरी देना ही नहीं है। जाहिर सी बात है, हिंदू भाई लोग भी तशवीश में, पूरे मुल्क के लोग तशवीश में। मुसलमानों को नौकरी की ज़रूरत बाद में है, दीगर कौमों को नौकरी की ज़रूरत पहले है। तो अगर इस गवर्नमेंट ने नौकरी नहीं देने की पॉलिसी अख्तियार की है और सरकारी ख़जाने को हर हाल में बचाने की पॉलिसी अख्तियार की है कि किसी को नौकरी देना ही नहीं है, किसी को पेंशन देना ही नहीं है, यही सब मुसलसल चल रहा है, तो जाहिर सी बात है सबसे पहले दीगर कौमें जिनको नौकरी की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है वो मुतासिर होंगी। मुसलमान तो पंचर बनाकर भी अपना पेट भर लेता है, मुसलमान तो ड्राइविंग भी करके अपना पेट भर लेता है, मुसलमान तो ठेला भी लगा के अपना पेट भर लेता है, मुसलमान तो एक छोटा सा बिजनेस करके भी आगे बढ़ता है और इस मुल्क की तरक्की में हिस्सा बटा लेता है। तो तमाम लोगों को सोचने की ज़रूरत है।
آج بات آئی ہے تو میں کہنے پر لمبے انداز میں جب بات میری لمبی ہو گئی میں مجبور ہوا ہوں، تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں جمعیت علماء مالیگاؤں کی جو فکر ہے اس کو آپ لوگ سمجھیے اور عوام تک پہنچائیے، اور عوام سے ہماری اپیل ہے کہ آج مذہب کا معاملہ بعد میں، سب سے پہلے اس ملک کو بچانا ہے، ہر ہندو مسلم سکھ عیسائی سب کو ووٹ دینا ہے اور اپنے اس ادھیکار کا، اس جمہوری حق کا استعمال کرنا ہے۔